Hello students, I am Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at Banda University of Agriculture and Technology। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे। वो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और इसमें रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आपको पहले तो एक चीज़ समझनी है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें इन रिलेशन टू फार्मिंग सिस्टम या फिर ओवरऑल लाइवलीहुड सिक्योरिटी उनका क्या रिलेवेंस है, उन चीज़ों को देखना है। ना कि हर कंपोनेंट के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या उनके कंपोनेंट्स हैं उसको बहुत डीपली स्टडी करना है। जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम हमने देखा था, वहाँ पर हमने क्रॉपिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, और इंडियन कंडीशन में कौन कौन से प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। ना कि हमने हर क्रॉप के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और उन सारी चीज़ों पर डीपली चर्चा की थी, क्योंकि इस कोर्स का सिलेबस है, सिलेबस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें उतना ही इसको प्रोवाइड करते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लर्न कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अलग अलग टाइप्स कौन से आते हैं, या फिर उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी में या लाइवलीहुड सिस्टम्स में रोल क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर में रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, उन चीज़ों को देखेंगे। और मेजर कल्टिवेट किए जाने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में उसका बस लिस्टिंग देखेंगे। ना कि हॉर्टिकल्चर का हर एक क्रॉप के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। उसी तरीके से कल के जो वीडियो मैंने डाले थे लाइवलीहुड सिस्टम्स में रोल ऑफ लाइव स्टॉक का, उस पर भी हमने यही चर्चा की थी। एक सुपरफिशियल मतलब मोटे मोटे स्तर पर, ऊपरी लेवल पर हमें एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि ये कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से अपना रोल परफॉर्म करते हैं इन फार्मिंग सिस्टम और इन ओवरऑल एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जिसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन लाइवलीहुड, overview of horticultural crops, role of horticulture in Indian agriculture, and major horticultural crop distribution across India's agroclimatic zones। अब यहाँ पर जो लिस्टिंग मैंने किया है, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपको मोर और लेस थोड़ा सा सिमिलर थीम यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो जाए, जो अलग अलग सब हेड्स है इस आज के कंटेंट के, उसमें कुछ पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इनका दायरा अलग अलग होता है। जैसे स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया हम देखेंगे तो हमें प्रेजेंट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बात करनी होती है। एग्जाम में भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लिखने का आइडिया होना चाहिए कि स्कोप में क्या चीजें लिखी जाती है, इंपोर्टेंस में क्या चीजें लिखी जाती है, रोल में क्या चीजें लिखी जाती है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन एक लिखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। मैंने जैसे कहा कि स्कोप में आज का जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको देखते हुए फ्यूचर में किस तरीके से इस ग्रोथ, इस सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है, उन चीजों को देखा जाता है। इंपोर्टेंस में आज की डेट में क्या इनका रिलेवेंस है, कितना इनका एरिया है, कितना प्रोडक्शन है, किस तरीके से ये फायदा दे रही है, इन चीजों को देखा जाता है। और नीचे जो फिर से हमने डी पॉइंट पर जो लिखा है कि रोप हॉर्टिकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर, ऊपर क्या था, इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन लाइवलीहुड। मतलब जब लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड की हम बात करते हैं तब वहां पर हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस। और डी पॉइंट पर जो है रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर फिर सारी चीजों को इंक्लूडनेस आ जाता है, मतलब प्रोड्यूसर करने वाले भी और कंज्यूम करने वाले भी, एक ओवरऑल पूरे सेक्टर में क्या रोल इसका होता है। तो चलिए देख लेते हैं स्कोप में कौन कौन सी चीजें हैं। तो स्कोप में हमें लिखना चाहिए फर्स्ट पॉइंट में कि डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, मतलब क्यों ज्यादा स्कोप है, क्यों हम यहाँ पर इसको अडेप्ट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चरल सिस्टम्स को। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अलग अलग जियोग्राफी हमारे अलग अलग जोन की अलग अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो हमारे मेजर फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, ये सारे ट्रॉपिकल जोन में आते हैं।
फिर मतलब जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा जो है वार्मनेस रहती है क्लाइमेट में, वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। और फिर टेम्परेट फ्रूट्स जैसे एपर, पियर, पीच, ये सारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं जो हिमालयन रीजन या हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो किए जाते हैं, जिनको थोड़े से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसी के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंटों ने शुरू से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए थे। उसके कारण बहुत अच्छे सेक्टर की ग्रोथ हुई है और ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ ये दिखा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में ये चीज़ हो सकती है, महाराष्ट्र में तो कई जगहों पर बहुत एडवर्स क्लाइमेट होता है, कंट्री में अलग-अलग जगहों पर बहुत फिजिबल क्लाइमेट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो चीज़ें हो सकती है, तो ओवरऑल कंट्री में बहुत ज़्यादा उनका स्कोप है, वहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। दिन ब दिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की डिमांड जो है बाहर के कंट्रीज में बढ़ती जा रही है, तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर दूसरे हायर सेक्टर की हम बात करें, इकोनॉमी की जो हायर लेवल के सेक्टर्स होते हैं जैसे सेकेंडरी, टर्शियरी और सर्विस सेक्टर्स वगैरह, तो उनमें क्या होता है, अभी आज की डेट में उनकी डिमांड कम होती जा रही है। एब्रॉड से हमें मिलने वाले ऑर्डर्स है या एक्सपोर्ट किया जाने वाले जो भी सर्विसेज है, गुड्स है, वो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर हम इकोनॉमिक डेटा देखेंगे तो उनका शेयर कम होता जा रहा है, उसलिए वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कमाने का स्कोप कम है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में या पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो आज भी बाहर के कंट्रीज के, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज के यहाँ से हमारे जो क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, उनकी अच्छी खासी डिमांड है, तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। जैसे 2021-22 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट था, बस फ्रूट, स्पाइसेस और वेजिटेबल्स का, उनका लगभग 3.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कंट्री से हुआ था। तो एक्सपोर्ट में इस सेक्टर का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। फिर तीसरे पॉइंट में बात आती है अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स की। हमें पता है कि आजकल अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन पीपल की जो संख्या है बहुत बढ़ रही है, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होके उधर जा रहे हैं शहरों की तरफ, तो उनकी जो ओवरऑल फूड डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब आदमी के लेवल, इनकम की लेवल कम होती है तो बस दाल चावल जैसे बेसिक चीज़ों पर फोकस करता है, और जब थोड़ा सा इनकम बढ़ती है तो वो बाकी जो न्यूट्रिशियस डिमांड्स पूरी करने वाले कमोडिटीज़ हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको ही भी डिमांड बढ़ती है, वो लोग उसका कंजप्शन शुरू कर देते हैं। तो गए कुछ सालों में देखा गया है कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस तरीके से जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो एक्जिटिव वेजिटेबल्स होती है जैसे ब्रोकोली, लेट्यूस और जुचिनी, जुचिनी एक कुकुरबिटासी फैमिली की एक फसल होती है जो जनरली फॉरेन कंट्रीज में की जाती है, डेवलप कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में इन सारी चीज़ों की आजकल डिमांड बढ़ रही है। तो 15% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इनका डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। चौथी बात आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। हॉर्टिकल्चर बहुत ही लेबर इंटेंसिव फील्ड है, हर डे टू डे एक्टिविटी में यहाँ पर हमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से ऑब्वियसली रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात बताई गई है कि ग्रेप के एग्जाम्पल के थ्रू कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स और उससे रिलेटेड कोई एग्रो इंडस्ट्री अगर खड़ी हो जाती है, जैसे ग्रेप की कल्टीवेशन और उसके ऊपर डिपेंड करती है वाइन इंडस्ट्री। तो महाराष्ट्र के नासिक एक अकेला जिला है जहां पर एक वाइन इंडस्ट्री ने 10,000 से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करके रखी है। तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक अच्छा खासा पोटेंशियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का होता है। फिर पांचवी बात आती है गवर्नमेंट सपोर्ट। हॉर्टिकल्चर का एरिया और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लोगों को कंज्यूम करने के लिए, उसको उद्युक्त करने के लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीमें चला रही है, जिसमें मेजर स्कीम है MIDH, जिसको बोला जाता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और दूसरी योजना चलती है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इनके थ्रू किसानों को हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स लगाने के लिए सीडलिंग देना, उनके लिए कुछ सब्सिडीज वगैरह देना, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, इस तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ नीचे लिखी है कि 1000 पैक हाउसेस और 100 कोल्ड स्टोरेज यूनिट को गए 5 साल में MIDH स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट में सपोर्ट कराया था। फिर स्कोप के 6 पॉइंट में आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दुनिया के हर कोने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। इंडिया जैसे कंट्री में भी प्रिसीजन फार्मिंग, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन,
माइक्रो इरिगेशन, इस तरीके की नई नई मेथोडोलॉजीज हैं, ड्रोन का यूज, ये चीजें बढ़ रही है जिसका फायदा हम हॉर्टिकल्चर के कंपोनेंट को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। हरियाणा का एक एग्जांपल दिया गया है कि कैप्सिकम जो प्रोटेक्टेड एरिया में या पॉली हाउसेस में कैप्सिकम का प्रोडक्शन होता है, उसमें 40% से ज़्यादा यील्ड पाई गई है। तो इसीलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ऐसी हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है वेजिटेबल्स की, उनको ग्रो कराने का रिकमेंडेशन आज की डेट में आपको कई जगहों पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन लाइवलीहुड। लाइवलीहुड को सपोर्ट करने में, लाइवलीहुड को सिक्योर करने में हॉर्टिकल्चर का किस तरीके से रोल होता है। तो लाइवलीहुड में जो भी चीज़ों की हम बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को हॉर्टिकल्चर कंपोनेंट के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। पहली बात आती है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। हॉर्टिकल्चरल जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, दे आर प्रोवाइडिंग एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल के लिए गोवा ऑरेंज जैसे विटामिन सी की बात आती है, जो बार बार हमें वो बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता है, तो बार बार उसके इंटेक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट किए गए हैं। फिर सेकंड बात आती है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट्स ऑफ फार्मर्स। बहुत ज़्यादा इनकम हॉर्टिकल्चर से मिलती है और उनकी मार्केट डिमांड भी हमेशा रहती है, इसलिए फार्मर्स का इकोनॉमी का बेनिफिट बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 लाख पर एकड़ फार्मर महाराष्ट्र में, जो महाबलेश्वर वगैरह उस एरिया में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, वहाँ पर किसानों को मिलते हैं, जो हमारे एक ट्रेडिशनल राइस फीड क्रॉपिंग सिस्टम होती है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, जहाँ पर हम जो जितने भी केचप, पिकल, जैम, जेली, ये सारी चीज़ें बनाने की बात करते हैं, तो आपको इनका हार्वेस्टिंग के बाद उसमें प्रोसेसिंग करना है और उसकी वैल्यू एडिशन मतलब उनके प्राइस भी बढ़ानी है और स्टोरेज की क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देना है। तो मैंगो प्रोसेसिंग का गुजरात और उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया गया है कि वहाँ से मैंगो प्रोसेसिंग करने के बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश बर्स दो स्टेट्स का $300 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2021-22 में। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, जैसे मैंने बताया था कि हर डे टू डे एक्टिविटी के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट फ्रॉम द कल्टीवेशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, इन सारी जगहों पर हमें एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करने के हॉर्टिकल्चर क्रॉप मौका देता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके कंसेप्ट्स होते हैं, उनको हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में बहुत इफेक्टिव ढंग से यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके रेगुलर क्रॉपिंग सिस्टम्स होती है, राइस, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस, उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का निचोड़ होता है, क्रॉप्स की डिमांड होती है, वो निकालने की कोशिश करती है। अगर वहाँ पर हम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन फॉलो ना कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी ग्रेडियंट बहुत कम होता जाता है, फर्टिलिटी की लेवल कम होती जाती है। तो वो केस हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स के बारे में नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक और उन तरीकों का जितना भी कॉस्ट बढ़ती है, ऑर्गेनिक तरीके जैसे एफओएम वगैरह वो चीज़ें यूज़ करने के बाद, उस कॉस्ट को हाई वैल्यूज होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, वो कॉम्पेंसेट करती है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उनको डील करने में, एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग तो कोई कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज़्यादा ही होती है, जिसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हाई वैल्यूज होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो हमें काम में आ सकती है। फिर ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू हम काफ़ी सारे पानी की बचत करते हैं। सोलापुर का पोमेग्रेनेट ऑर्चर्ड का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि 40% से ज़्यादा वाटर सेविंग यहाँ पर किया गया है। फिर 6 पॉइंट में है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स, जो लाइवलीहुड सिस्टम्स में हम हमेशा प्रमोट करते रहे कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जो फेलियर का रिस्क होता है एग्री बिजनेस का, वो कम हो जाता है। तो राजस्थान जैसे एरिड जोन में भी अच्छे खासे फ्रूट्स का कल्टिवेशन किया जाता है, पर्टिकुलरली सिट्रस फैमिलीज के, बेर के, कस्टर्ड एप्पल के। तो वहाँ से इन किसानों को इनकम मिलती है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को भी ये बढ़ावा देता है। और डाइवर्सिफिकेशन से हमने जैसे बताया कि लाइवलीहुड्स की रिस्क कम हो जाती है। फिर 7th पॉइंट पर है बूस्ट टू एग्री टूरिज्म। जो भी फलों के बगीचे या वेजिटेबल्स के मॉडर्न जो कल्टीवेशन के चलते हैं, यूनिट्स लगते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। एक एग्जांपल हम बता दूं मैं अपने ही गांव का, वहाँ पर एक ऐसा एग्रो टूरिज्म डेवलप किया है एक किसान ने। फलों के कई सारे पौधे लगे, वहीं पर तालाब है, वहीं पर मछलियाँ होती है, इस तरीके का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है। बहुत बड़ा है, लगभग 5-6 हेक्टेयर पर उसने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी किया था, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट भी किया था। तो वहाँ पर क्या है, जब भी फार्मर्स, ये जो विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको वहीं पर चूल्हे की रोटी,
चूल्हे पर बने हुए सब्जियां, वहीं से फील्ड से हार्वेस्ट की हुई सब्जियां, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। बच्चों को जो आनंद आता है, बगीचे में फल का पौधा लगा है, कोई आम लगा है, कोई आंवला लगा है, और उसको तोड़ के खाने में जो मज़ा आता है, वो आपको कई सारी चीज़ों में नहीं मिलता है। जो आज की फिजिकल कंजम्पशन का एनवायरनमेंट बड़ा है, तो उसके बीच में ऐसे नेचुरल सिस्टम में लोग जाना और वहाँ पर खाना पसंद करते हैं। तो उन सब के ऊपर चार्ज किया जाता है। अगर आपको एक आम वहाँ से तोड़ के खाना है, तो एक आम के ही 100 रुपीज़ लगाए जा सकते हैं। वो एग्रो टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ठीक है, ये जो बहुत अमीर लोग हैं, अमीर टूरिस्ट है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट क्या है, उस फार्मर का, उस प्रोड्यूसर का अपना इनकम बढ़ रहा है, और उसको हमें ध्यान में रखते हुए एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये फल फूल और सब्जियां, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर एक बात है क्लाइमेट एडाप्टेशन। कितना भी एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों ना हो, हर क्लाइमेट के लिए अपने अपने अलग खासियत रखने वाले फलों के और सब्जियों की वैरायटीज है। पर्टिकुलरली फलों के तो है ही। जैसे ड्रैगन फ्रूट बहुत ही एरिड क्लाइमेट का फ्रूट है, उसको लगा के अपने विश्वविद्यालय में भी ड्रैगन फ्रूट का ऑर्चर्ड लगा है। आप कभी देख लेना, होम साइंस कॉलेज के बगल में वो लगा है। तो कितनी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन ना हो, वहाँ पर उसका फ्रूट का प्रोडक्शन भी होता है, और उस फ्रूट की मार्केट में हाई वैल्यू भी रहती है। मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में हम फलों को उगा भी सकते हैं, और उनका उनके सेलिंग के थ्रू अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। इस स्लाइड में हॉर्टिकल्चरल कंपोनेंट्स की बात की गई है। कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से क्रॉप्स को हॉर्टिकल्चर के एलिमेंट्स माना गया है। फर्स्ट है फ्रूट क्रॉप्स। मेजर टेम्परेट ट्रॉपिकल ऐसे कैटेगरीज में जो क्लासिफिकेशन किया है फ्रूट्स का, मैंगो, बनाना, एप्पल, क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फ्रूट्स इसमें आते हैं। फिर वेजिटेबल्स है, सीजनल वेजिटेबल्स होती है, या फिर आपको लगातार एनुअल तरीके से ग्रो किए जाने वाली। प्रोटेक्टेड में तो हर चीज़ किसी भी सीजन में की जा सकती है, तो वेजिटेबल्स क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर का कंपोनेंट है। फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स जो फ्लावर्स होते हैं, रोजेस, मारीगोल्ड, जरबेरा, ग्लैडियोलस, वो इसके कंपोनेंट हैं। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये क्रॉप एग्जिस्ट करती है। पेरेनियल क्रॉप होते हैं, और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है, जैसे टी, कॉफ़ी, कैशियो, कोकोनट, अरेका नट, रबर। तो उसके बाद स्पाइसेस हैं, जो स्पाइसेस में हम करते प्रोसेसिंग के बाद यूज़ करते हैं, या फिर फ्रेश भी यूज़ करते हैं, खड़ा मसाला उस तरीके से। तो ब्लैक पेपर, कार्डेमम, टर्मरिक ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पर बताए गए हैं। मेडिसिनल एंड एरोनोमिक प्लांट्स भी हॉर्टिकल्चर में आते हैं, अश्वगंधा, एलोवेरा, जिनके अलग अलग कुछ वैल्यूज़ है एज मेडिसिनल पर्पज़, या एरोमेटिक मतलब कहीं से सेंट निकलना, कहीं का कुछ अच्छे फ्लेवर्स के लिए यूज़ करना। तो इस तरीके से ये सारे क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर के कंपोनेंट्स माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर का रोल क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चरल जीडीपी। जो ओवरऑल कंट्री की एग्रीकल्चरल जीडीपी होती है, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर का है एग्रीकल्चर की जीडीपी में। अब आपको जो मैंने पिछले कुछ टॉपिक्स में बताया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी, मतलब कंट्री की जो टोटल इकोनॉमिक जीडीपी है, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो चीज़ आप याद कर लेना। इसी बहाने आपको याद आना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट डेटा है। अब विद इन एग्रीकल्चर जीडीपी हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है 25% है। फिर बात आती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, यहाँ से स्कोप मिलता है। और डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है कि रिस्क मिनिमाइज करने के लिए और इनकम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आती है। 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड को, चाहे वो कल्टिवेशन से हो, प्रोसेसिंग से हो, या मार्केटिंग से हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा था, एन्युअली हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है रूरल लाइवलीहुड, रूरल पीपल्स के लिए, वो 15 मिलियंस हैं। मतलब 150 लाख जॉब्स हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जनरेट किए जाते हैं। फिर क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करने में हॉर्टिकल्चर का सिस्टम हमें स्कोप देता है। जैसे इसके कई सारे ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने सिट्रस, जैक फ्रूट, ऐसी इन क्रॉप्स की बात की थी। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम बहुत सक्सेसफुल तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कर सकते हैं।
ड्रिप इरिगेशन, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जहाँ पर भी बात आएगी, वाटर सेविंग, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरीके की बात जब भी होगी तब हॉर्टिकल्चर का उसमें जो स्कोप है वो ऊपर ही रहेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। 2021-22 में 3.5 बिलियन डॉलर्स की वर्थ जो है फॉरेन एक्सपोर्ट से हमें मिली थी। और स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका एक्सपोर्ट कमोडिटी में बहुत ऊपर का शेयर होता है। अब यहाँ से आगे इंडिया के जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, उन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में कौन कौन से फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप्स, फ्लावर क्रॉप्स एंड स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, इसका लिस्टिंग टेबल के फॉर्म में किया गया है। अगले 2-3 स्लाइड इसी के बारे में है, तो मैं इसमें पढ़ने में नहीं समय मतलब वेस्ट करूंगा। आपको ये चीज़ें वीडियो पॉज करके देखनी है और नोट डाउन करनी है। इसको याद में रखिएगा कि जो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर्स है, सेकंड कॉलम में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो थर्ड कॉलम में लिस्टेड है। और फिर आगे आप लिस्ट में देखोगे कि कॉलम वाइज फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे क्रॉप्स का लिस्टिंग दिया गया है। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर कौन से एग्रोक्लाइमेट में जहाँ कहा कि हम लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर वो फसलें, वो फ्रूट क्रॉप्स रिकमेंडेशन हमें ज़रूरी है। तो वो चीज़ों को समझ हमें आनी चाहिए। यहाँ पर बाकी रिमेनिंग 4 से 7 एग्रोक्लाइमेटिक जोन से बात की है। पॉज करके आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। हमें आइडिया होना चाहिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कि कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कल्टीवेशन किया जाता है। देखते रहिएगा आप इसको, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अब आगे मैंने इसके बारे में नोट्स भी लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिस्टेड है वो बस उसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होता है, नहीं, ये कोई बात ज़रूरी नहीं है। अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हो भी सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक डोमिनेंसी कहाँ पर है, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन से क्रॉप्स डोमिनेंट तरीके से ग्रो किए जाते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि वो क्रॉप फिर उस दूसरे एग्रोक्लाइमेटिक जोन में नहीं ग्रो की जा सकती है। ये नोट मैंने इस स्लाइड में लिखा है। तो एक मुझे लगता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेबल सफिशिएंट है, जहाँ से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक दूसरे कंपोनेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।